मैं मंटू सर आप लोगों को अपने YouTube चैनल दिव्य एकेडमी पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे दिव्य एकेडमी के द्वारा जो आयोजित किया गया था एलएस कॉलेज में ओपन टेस्ट का, उसके एक एक प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन के माध्यम से देखेंगे और यह डिस्कशन आप लोगों को किस प्रकार का लगा इसे कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग रिव्यू देने का काम करेंगे। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न कह रहा है वह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए के प्रचुरतम स्रोत है? तो सेब है, सेब में आपका विटामिन जो पाए जाते हैं सी है, उसके बाद ई पाए जाते हैं, उसके बाद विटामिन B6 पाए जाते हैं, उसके बाद के पाए जाते हैं। उसी प्रकार पपीता में आपके सी पाए जाते हैं और B9 पाए जाते हैं। आम है, आम में आपका पाया जाता है विटामिन ए, बी, सी और उसके बाद ई पाए जाते हैं। और हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, विटामिन ए किस में पाए जाते हैं? तो हमारा आम में पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यह हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। देखिए, तो डीएनए के संश्लेषण जो किए गए थे सबसे पहले आर्थर कोनबर्ग के द्वारा किया गया था। कौन है? आर्थर कोनबर्ग। ये आपका कब किया गया था? आर्थर कोनबर्ग के द्वारा तो 1959 में किया गया था। जो आपके ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो अब जो ऑप्शन में है उसके अनुसार हम आते हैं तो मिलर के द्वारा नहीं किया गया था। उसके बाद खुराना, तो ये खुराना है जिनके माध्यम से आपके 1972 ईस्वी में आपके डीएनए का संश्लेषण किया गया था। अब हम लोग आते हैं तीसरा प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए, तो सही जो सुमेलित नहीं है वह आपका धान के बीमारी के बारे में कह रहा है, हरित बाल। देखिए, धान में हरित बाल नामक बीमारी नहीं होता है, बल्कि धान में होता है लीफ ब्लास्ट। कौन होता है? लीफ ब्लास्ट। ये आपके लीफ ब्लास्ट होते हैं धान में बीमारी, तो यही आपका क्या है? तो गलत है। इस प्रकार हमारा 3 का उत्तर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ भी हमसे पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन नहीं है। तो फूलों की खेती, यह आपका फ्लोरिकल्चर है, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है फसलों की खेती, एग्रोनॉमी, यह भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद सब्जियों की खेती, यह हॉर्टिकल्चर नहीं ओलरीकल्चर होता, ओलरीकल्चर। ये आपका हो जाता है सब्जियों की खेती के लिए, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर दिया हुआ था ये हॉर्टिकल्चर आपका किस चीज के लिए है? तो हॉर्टिकल्चर आपका होता है बागवानी के लिए। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन है? तो देखिए, फसल में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त जो आपका उर्वरक है तो वो आपका कौन है? तो आपका होता है यूरिया। कौन है? यूरिया है। और यूरिया में हम लोग जानते हैं कि 46% आपका क्या होता है? नाइट्रोजन पाए जाते हैं, यानी कि N2 पाए जाते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है यूरिया का Na2CO NH2, यानी कि NH2CO NH2 आपका यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। अब जानते हैं एक चीज और यूरिया के बारे में कि यह प्रयोगशाला में बनाया गया पहला आपका कार्बनिक यौगिक है, जिसे होलर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? होलर के द्वारा। कौन है? होलर के माध्यम से यह आपके बनाए गए थे। चलिए, तो हमारा इस प्रकार 5 के नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाता है बी नंबर। चलिए, तो अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा आगे का प्रश्न 6 नंबर कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो आप लोग जानते होंगे कि पौधों में 2 चीज सबसे ज्यादा उत्तरदायी होते हैं, जिसमें एक आपके आते हैं जाइलम। अब जाइलम क्या है? तो जाइलम जो होता है, जाइलम
जाइलम के माध्यम से खनिज एवं पोषक तत्व या फिर पानी, जो पौधों के एक भाग है पत्ती, वहां पे आपका भोजन तैयार किए जाते हैं। तो भोजन को पहुंचाने के, भोजन बनाने के लिए पत्तियों तक पहुंचाने में जाइलम का योगदान रहता है। और फिर जो आहार पत्तियों में तैयार होता है उसे फ्लोएम भिन्न भिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये आपका हो जाते हैं आहार वहन करने के लिए, यानी कि जो भोजन तैयार किया गया है उसे लेकर के आने के लिए। इस प्रकार हमारा 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाता है ए नंबर ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखेंगे 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था, उसका अध्यक्ष जो हमें चुना गया था, यह आपका दिल्ली में चुना गया था। और दिल्ली में जो चुने थे, महात्मा गांधी को चुने थे। और ये हुआ कहाँ था? तो आपके दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो आपके 24 नवंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। और खिलाफत आंदोलन आपका जो चला था 1921 तक चला था। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। 8 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति डैश में वर्णित है। यानी कि संशोधन की जो बात किया जाता है वह हमारा भाग 20 में है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद आता है आर्टिकल, वह आपका 368 नंबर अनुच्छेद आता है। और संसद में आपका, संसद को यह संविधान संशोधन करने की शक्ति दी गई है। और ये जो आपका संविधान संशोधन है, यह आपका लिए कहां से है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिए गए हैं। अब हम आते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखिए, तो आपका अगस्त 1923 में जो बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें जो बनारस हिंदू महासभा के जो अधिवेशन हुए थे, इसकी अध्यक्षता किए थे पहले कौन? तो आपका आता है मदन मोहन मालवीय। यह मदन मोहन मालवीय वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1909 में एवं 1918 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और इसके बाद बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को माने जाते हैं, ये हैं। और उसके बाद इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2015 ईस्वी में। यानी कि भारत रत्न से सम्मानित है। लेकिन कुछ जगहों पे आपके स्वामी श्रद्धानंद की बात आती है जो बिल्कुल गलत है, इसीलिए आप लोग इस प्रश्न में कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है 10 नंबर, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सबसे पहले भूकंप को मापते हम लोग किसमें है? सिस्मोग्राफ में मापते हैं। और सिस्मोग्राफ में जो हम लोग मापते हैं, यह किस आधार पे? तो रिक्टर आधार पे, यानी कि रिक्टर एक पैमाना है, इसी के माध्यम से हम लोग मापने का काम करते हैं। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का हमारा ए नंबर। चलिए, आप लोगों को यह वीडियो किस प्रकार का लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरा बताएंगे। और जितने भी विद्यार्थी हमारे ओपन टेस्ट में भाग लिए थे वह तो इस वीडियो को देखेंगे ही। और जो विद्यार्थी ओपन टेस्ट में भाग नहीं लिए थे, हमारा प्रत्येक रविवार को ओपन टेस्ट एलएस कॉलेज में मुजफ्फरपुर में आयोजित होता है, जिसमें सुबह में 8 बजे लोग पहुंचेंगे और वहां पे ओपन टेस्ट में भाग लेंगे। लेकिन अगर जो नहीं पहुंच पाए हैं, वो हमारा ओपन टेस्ट का क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्य एकेडमी 2017 पर क्वेश्चन को प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद आप डिस्कशन को देखेंगे तो आपको समझने में और ज्यादा सुविधाजनक होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे एक प्रश्न पे। आगे हमारा 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, 2 गेंदें
ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए, प्रायः ऐसा कहा जाता है कि लोग यह अनुमान लगाते हैं कि भारी है तो जल्दी गिरेगा और हल्का है तो देर से गिरेगा, लेकिन सामान्य परिस्थिति में जो हमारा गुरुत्व जो होता है एक समान काम करता है, जिस कारण से दोनों पर गुरुत्वाकर्षण उतना ही काम करेगा, जिस कारण से वह हल्का और भारी जो है यानी कि 20 किलोग्राम और 1 किलोग्राम का है, दोनों एक समान धरती पे आकर के गिरेगी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाता है इस प्रश्न का सी नंबर। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है। देखिए, तो संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, और आप लोगों को पता होगा केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय जो आपके हैं वह आपका एक तो दिल्ली में है, दूसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वह आपका चंडीगढ़ में है, जो आपका पंजाब और हरियाणा का संयुक्त है। तीसरा आपका आता है कहां पे, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और यह जम्मू कश्मीर में जो आपका उच्च न्यायालय है यह आपका लद्दाख का भी उच्च न्यायालय इसी में है। इस प्रकार 3 जगह का है। अब ये जो आपका आता है 241 नंबर अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, जबकि 2000 ये अनुच्छेद 221 जो आपका है वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के वेतन से संबंधित है। 231 यह आपका साझा न्यायालय की बात करता है, यानी कि राज्य के साथ साथ जो आपके केंद्र शासित प्रदेश के भी न्यायालय है, जैसे आपका महाराष्ट्र में जो आपका बंबई हाईकोर्ट है उसमें आपका दादर नगर हवेली और दमन और दीव का है। उसी प्रकार कोलकाता हाईकोर्ट है, उसी में आपका आ जाते हैं अंडमान निकोबार के भी, तो ये आपका एक साथ वाले हैं। तो ये साझा जो आपका न्यायपालिका होगी यह आपका 231 नंबर अनुच्छेद में है, यानी कि आपका जो कहा था अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो उच्च न्यायालय, तो यह आपका 241 नंबर आर्टिकल में दिए गए हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाता है ए नंबर। अब हम लोग आते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। हमारा 13 नंबर प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। त्वचा कैंसर के लिए आपका हो जाता है परावैंगनी किरण, जबकि ध्वनि प्रदूषण के लिए हमारा हो जाएगा डेसिबल। उसके बाद आपका है वैश्विक तापन, तो वैश्विक तापन हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ओजोन छिद्र, तो इसके लिए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस प्रकार हमारा मैच जब हम करेंगे तो आपका ए का 2 से, बी का 3 से, डी का आपका सी का 4 से और डी का 1 से। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है बी। चलिए अब हम आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहां ध्यान देंगे, हमसे पूछ रहा है कि नहीं कौन सुमेलित है। जैसे पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है लैक्टोस और इसके सामने दे रहा है खट्टा दूध। देखिए लैक्टोस के माध्यम से खट्टा दूध नहीं बल्कि आपका लैक्टिक एसिड के माध्यम से होता है, और हमारा गलत ही चूज करने के लिए था, तो पहला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो आयुर्वेदाचार्य जीवक थे, और ये जीवक अब है कौन, तो सबसे पहले बुद्ध के समय के यानी कि बुद्ध कालीन आयुर्वेदाचार्य थे। ये बुद्ध कालीन जो आयुर्वेदाचार्य थे, जो आपके बिंबिसार के दरबार में रहा करते थे, और वहां पे अवंती के एक राजा थे, राजा प्रघोत, और राजा प्रघोत को जॉन्डिस हो गया था यानी कि पीलिया नामक रोग हो गया था, जिसके इलाज के लिए जीवक को बिंबिसार ने भेजा था, और जीवक मगध का राजवैद्य था। तो इस प्रकार हमारा 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाता है सी नंबर। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह डैश की
सिफारिश पर बैंकों को ब्याज दर का विनियमन आधारित है। तो देखिए, बैंकों को ब्याज दर पर विनियमन जो आधारित है, यह हमारा नरसिम्हन कमेटी के माध्यम से है। और यह नरसिम्हन कमेटी जो है, यह आपका 1993 का यह कमेटी है, नरसिम्हन कमेटी। अब हम आते हैं आगे के प्रश्न में। हमारा आगे प्रश्न कह रहा है 17 नंबर, सामान्य रूप से मुद्रा नीति यानी मॉनिटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य है। तो मॉनिटरी पॉलिसी जो हमारा है, मॉनिटरी पॉलिसी आपका होता क्या है? तो आम इंसान की जिंदगी को प्रभावित करने वाला जो नीति लाया जाता है, उसी को कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। यह आपका मुद्रा जो होता है, यानी मनी जो हमारा है, वह आपूर्ति पर का नियंत्रण करता है। यानी कि आपका 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब हम लोग आते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर कह रहा है, जननांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है? देखिए, तो यहाँ पे सीधे है कि लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात के लिए हम लोग जानते हैं कि लिंगानुपात क्या होता है। तो 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की आबादी होती है, उसे ही लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की लिंगानुपात है, वह आपका 943 है। यानी कि 1000 पुरुष पे आपका 993 आपके क्या हैं? तो लिंगानुपात हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? देखिए, तो यह आपका सबसे पहले यह कहां हुआ? बंबई में हुआ। बंबई में कहा? तो ग्वालियर टैंक मैदान था। ग्वालियर टैंक मैदान में आपका हुआ था। और गांधी जी यहीं पे आपके करो या मरो का नारा दिए थे। अब आगे हम आते हैं 20 नंबर प्रश्न में। 20 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के माध्यम से 1905 में किए गए थे। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान बना है, यह संविधान जो बना है उसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से यह आपका लगभग 75% बातों को यहाँ से हम लोग उठा करके रख लिए हैं। और यह जो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, यह साइमन कमीशन के सिफारिश पर आया था। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि साइमन कमीशन आ गया। अब साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, तो साइमन कमीशन का गठन हमारा हुआ था 8 नवंबर 1927 को। जबकि भारत में जो ये आए थे, भारत में जो पहुंचे थे, तो वो आपका हो जाता है 3 फरवरी 1928 को। और ये जहां जहां साइमन कमीशन आए थे, वहां वहां पे आपका इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। अब हम लोग आगे आते हैं। तो हमारा 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1857 के संदर्भ में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहा थी? देखिए, तो 1857 जो हमारा जो क्रांति है, तो 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा तो हमारे अवध के थे। और कहाँ के सैनिक भाग नहीं लिए थे? तो इलाहाबाद के सैनिक भाग नहीं लिए थे। और नहीं लिए थे जिस कारण से 1858 में जब आपका यह युद्ध समाप्त होता है, 1 नवंबर 1858 को जब घोषणा पत्र जारी किया जाता है, तो उस समय एक दिन के लिए राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया था। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, इन व्यक्तियों में से
कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। देखिए, तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन में हमारा जो सदस्य थे 3 गो थे। कौन कौन सदस्य थे इससे पहले हम जान लेते हैं। तो एक थे अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर थे। इसके बाद हमारा दूसरा जो व्यक्ति थे वह थे आपके पैथिक लॉरेंस दूसरा व्यक्ति थे। और तीसरा व्यक्ति जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स आपके तीसरा व्यक्ति है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहेंगे वह आपके नहीं रहेंगे, यानी कि इस प्रश्न में आपके विलियम वुड ये आपके नहीं रहेंगे। और कैबिनेट मिशन के माध्यम से हुआ क्या था, तो हमारा संविधान बनाने की आजादी मिल गई थी, यानी कि संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता हम लोगों को प्राप्त हो गया था। अब हम लोग आगे आते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। तो हमारा 24 नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है, वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में, क्या कह रहा है, तो कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना था इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस का जो हमारा मंत्रिमंडल बना था यह आपके 5 प्रांत में बने थे। कहाँ कहाँ? 5 प्रांत। तो 5 प्रांत में आते कौन कौन है, तो एगो संयुक्त प्रांत, उसके बाद मध्य प्रांत हो गए। इसके बाद हमारा आता है बिहार के बाद बंबई, अब बंबई के बाद हमारा मद्रास आता है। यानी कि यह 5 प्रांत थे जहां पे आपके कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। देखेंगे 25 नंबर प्रश्न, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जानते हैं हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आपके बंबई में हुए थे और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के माध्यम से किया गया था और इसमें 72 सदस्य उपस्थित हुए थे और यह 1885 है। तो 1885 में आपके जो गवर्नर जनरल हैं वो आपके लॉर्ड डफरिन है। लॉर्ड डफरिन के कार्य में यह आपका अध्यक्षता चलाया गया था। अब हम लोग आते हैं 26 नंबर प्रश्न में। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। यानी कि कौन कौन वह 2 नदी है जिसके मिल जाने से वह फल्गु नदी का निर्माण होता है। तो एक आपका है मोहाना नदी और दूसरा आपका हो जाता है लीलाजन नदी और मोहाना नदी के मिलने से आपका फल्गु नदी है और यह जो आपका लीलाजन नदी है इसे निरंजन या नीलांजन नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब एक और बात, यह जो आपका फल्गु नदी है इस पर नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के माध्यम से जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनके माध्यम से फल्गु नदी पर आपका देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है। यह आपका फल्गु नदी पे है और यह पड़ता कहाँ है, गया में, और गया का नाम बदल करके भी गया जी कर दिया गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं 27 नंबर प्रश्न में। 27 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। तो देखेंगे कि पहली बार जो चाय बागान की स्थापना की गई थी वह आपका किशनगंज में की गई थी और किशनगंज में जो आपका किया गया था वह किया कब गया था, तो किया गया था आपका 1982 में। और कितना जगह पे किया गया था, तो आधा हेक्टेयर भूमि पे किया गया था। कितना? आधा हेक्टेयर भूमि पे आपका यह किया गया था। कब किया गया? 1982 में किया गया था। आगे हमारा प्रश्न है 28 नंबर, इनमें से किस प्रयोगशील समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखे हैं। तो देखिए, ज्ञान योग, कर्म योग या राजयोग नामक पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति हैं
स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद युवा के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भी भाग लिए थे और वहां से आपका जो परचम लहराए थे वह सभी लोग जानते हैं। और 1897 ईस्वी में फिर इनका रामकृष्ण मिशन नामक एक संस्था की स्थापना आपके पश्चिम बंगाल में हो जाती है। आगे हमारा प्रश्न 29 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो आप लोग जानते हैं मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और डेल्टा आपके नर्मदा नदी तो बनाती नहीं है, क्योंकि नर्मदा नदी तो एस्चुअरी का निर्माण करती है। अब इसके बाद आपका आता है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी आपका जम्मू कश्मीर से यह स्टार्ट होकर के बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसकी लंबाई 395 किलोमीटर है और यह आपका डेल्टा का क्षेत्र है और यहाँ पे आपका मैंग्रोव का निर्माण होता है। अब इसके बाद आते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का भी डेल्टा है, लेकिन यहाँ पे आपका मैंग्रोव का निर्माण नहीं है, यानी मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। जबकि गंगा है, गंगा के जो डेल्टाई क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा, वहां पे तो मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा बी और डी नंबर, यानी कि स्वर्ण रेखा और गंगा नदी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर जो है केप केमोरिन, यह केप केमोरिन आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह आपका भारत के मुख्य भूमि का सबसे निचले हिस्सा है और निचले हिस्सा यह आपके तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ते हैं, जो आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कहे जाते हैं। यहीं से आपका शुरुआत होता है मुख्य भूमि का, जो आपका चलता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला रहता है। इसी तरह अगर हम भारत के देशांतर की हम बात करें तो यह आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट आपके पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और ये दोनों का मिड पॉइंट जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं भारत का मानक समय रेखा, वह आपका 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, जो आपके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है, जो आपके 5 राज्यों से होकर के जाती है। चलिए 31 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित दुर्गाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिसमें हमारा मिदनापुर नहर आता है, तो मिदनापुर नहर कंसावती या कसाई नदी पर यह सही है। ताबा प्रोजेक्ट यही हमारा गलत है, क्योंकि तवा प्रोजेक्ट के बारे में कह रहा है कि कृष्णा नदी, यह कृष्णा नदी पर नहीं है, बल्कि तवा प्रोजेक्ट जो है तवा नदी पर ही है, जो मध्य प्रदेश में है। तो यही हमारा गलत है और गलत ही हमें बताना था। चलिए तो 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो भारतीय मुद्रा जो छापी जाती है, यह आपका रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं, वित्त मंत्रालय के माध्यम से नहीं, अब उसके बाद है नासिक प्रिंटिंग प्रेस, तो यही से छापी जाती है और यहाँ से नोट एवं सिक्का दोनों छापे जाते हैं। तो ये आपका हो जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस। अब हम लोग आते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। हमारा 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से जो मनाई जाती है वह किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? तो यह आपका मोनपा जनजाति, कौन है? मोनपा जनजाति के माध्यम से मनाई जाती है। और यह मोनपा जनजाति जो यह त्योहार जो मनाती है, यह तिब्बती लोग इस जो पर्व है यानी उत्सव जो है यह जो मनाते हैं, इसमें ये लोग अपना नव वर्ष के रूप में यानी नया साल के रूप में इस त्योहार को मनाने का काम करते हैं। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान जो है हमारा देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में स्थित है। और यह आपका जो स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में आपका देहरादून में स्थापित हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी कि लंदन
आपका कौन नदी के किनारे है, तो टेम्स नदी के किनारे। उसके बाद एंटवर्प सेल्ट नदी के किनारे। रॉटम डैम यह आपके राइन नदी के किनारे है। उसके बाद हैम्बर्ग यह आपका डलवे नदी के किनारे है। यानी कि लंदन को जो अब हम मिलाएंगे, ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा आपका 2, सी का हमारा यानी कि रॉटन डैम हमारा 1 नंबर में चला जाएगा यानी राइन पे, और उसके बाद हैम्बर्ग यह हमारा चला जाएगा डी नंबर में, जो हैम्बर्ग है यह हमारा 4, यह हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर में। अब हम लोग आते हैं आगे के प्रश्नों पे। 36 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए अब हम लोग देखेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है क्या, 0 डिग्री जो आपका जो लाइन रहता है अक्षांश का, उसे ही विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और यह 2 बार जो काटने का काम करती है यह जायरे नदी है। कौन, जायरी नदी, या फिर इसी को कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मकर रेखा को भी, यानी कि मकर रेखा यहाँ पे है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीका में है, जिसे कहते हैं लिम्पोपो नदी। कौन है, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी है जो आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब विषुवत रेखा को जायरे नदी, और कर्क रेखा को 2 बार तमाही नदी। अब कर्क रेखा कहाँ है, तो यहाँ हो जाता है। अब कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपका क्या है, नॉर्थ में है। मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री साउथ में है। तो साउथ में जो आपका उसे लिम्पोपो काटती है, जो नॉर्थ में है उसे माही काटती है, और आपका जो बीच में है यानी कि 0 डिग्री है उसे आपका जायरे या कांगो नदी काटने का काम करती है। अब हम लोग आते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। चलिए, तो 37 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, तीव्र परिवर्तनों में से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो देखिए, रेशम के कीड़े और मेढक के लार्वा से जो वयस्क उत्पन्न होते हैं इसे कायातरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कायातरण। और कायातरण जो कहते हैं, इसी के माध्यम से आपका युवाओं में भी वयस्क, युवा जो वयस्क होते हैं यह भी आपका कायातरण के माध्यम से ही होते हैं। इस प्रकार यह उत्तर जो हमारा हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था। तो देखेंगे गया में जो कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय था वह आपका था, पहले गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कब, तो 1922 में हुआ था। गया में जो 1922 में हुआ था वह आपका C.R. दास के माध्यम से किया गया था। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण विषय था वह था सांप्रदायिक समस्या, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, निवल मूल्य यानी नेट वर्थ का सूत्र क्या है। तो देखेंगे निवल मूल्य बराबर होता है परिसंपत्तियां में से जब हम ऋण यानी कि देयताएं घटा लेते हैं तब हमें प्राप्त होता है निवल मूल्य। निवल का मतलब होता है विशुद्ध, विशुद्ध जो कहते हैं वह निवल मूल्य को कहते हैं। और विशुद्ध जो हमारा है वह निकालने का तरीका होता है, जो आपका संपत्ति है उसमें से जब ऋण को घटा लेंगे तब हमारा निकलेगा। इस प्रकार हमारा प्रश्न का 39 नंबर का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। अब हम लोग आते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है। तो देखेंगे योकोहामा जो है वह आपका सबसे व्यस्तम समुद्र का पतन है, यानी कि बंदरगाह है जहां से बहुत ज्यादा आपके जो समुद्री पोत हैं वह आने जाने का काम किया करते हैं। अब हमारा आगे प्रश्न कह रहा है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है। तो देखिए सीप द्वीप के नाम से जो जाना जाता है वह आपका फरो द्वीप को कहा जाता है। किसे, फरो द्वीप को कहा जाता है। यानी कि 41 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा सी नंबर। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है,
42 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है नीचे सूचीबद्ध अम्लों में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। देखिए, तो सबसे दुर्बल मतलब होता है कमजोर, और कमजोर अम्ल होता है एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल हमारा कहाँ, तो मुख्य रूप से सिरका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो सिरका में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हमारा 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार का पहला और इकलौता मीठे पानी में रहने वाला कछुओं के लिए पुनर्वास केंद्र जो है वह आपका कहाँ है। बिहार में आपका कछुआ के लिए जो मीठे पानी का जो पुनर्वास केंद्र है यह आपके भागलपुर में है। कहाँ है, भागलपुर में। चलिए 44 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो देखिए, वाजिद अली शाह को ये अवध के नवाब थे और 1856 ईस्वी में डलहौजी के माध्यम से कहा गया कि आपसे प्रशासन बेहतर तरीके से नहीं चल रहा है, इसीलिए कुशासन के आधार पर यहाँ से तो इसके क्षेत्र को विलय कर लिया और इसे जो आपके नवाब वाजिद अली शाह थे इन्हें कोलकाता भेज दिया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 45 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, कह रहा है कि सही नहीं है, तो कह रहा है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, तो यह आपका बिल्कुल सही है। आगे हमारा कह रहा है इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। तो देखिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष आपका होता नहीं है, पूर्णकालिक नहीं, बल्कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, और यही हमारा गलत हो जाता है, जो हमको हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाता है। यानी 45 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे हमारा कह रहा है 46 नंबर प्रश्न अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो तो डैश रूप में जानी जाती है। तो पहले हम लोग समझेंगे मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। तो आपका महंगाई से संबंधित और बेरोजगारी दोनों जब रहेगा तो आपका होगा क्या, तो मुद्रास्फीति में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। चलिए, तो इस प्रकार हमारा 46 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाता है सी। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है भोजन के अवशोषण में दीर्घरोम की भूमिका है। तो भोजन के अवशोषण के दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो दीर्घरोम की भूमिका जो रहती है वह पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। यानी कि जो हमारा आंत जो होता है उसकी क्षमता को क्या करता है, यह बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर जो हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दालों एवं अनाजों को बड़े स्तर पर भंडारण शुष्क स्थान एवं शुष्क बर्तनों में किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो देखिए, जब हमारा भंडारण जो होगा वह शुष्क स्थान अगर नहीं रहेगा, सूखा हुआ क्षेत्र नहीं रहेगा, अगर उसमें नमी की मात्रा रहेगी तो बहुत जल्द उसमें क्या होंगे, कीड़े पकड़ लेंगे, जिस कारण से नमी जो रहते हैं सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको वृद्धि करने के लिए बहुत ज्यादा सहायक हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न कह रहा है बाहर रखे प्याज जल्दी खराब हो जाते हैं, जबकि यदि प्याज को हम सिरके में डुबो कर रखते हैं तो खराब नहीं होते हैं। क्यों, तो देखिए, सिरका जो आपका तैयार होता है वह सिरका किण्वन प्रक्रिया से होता है, और किण्वन प्रक्रिया जो होता है यह जीवाणुरोधी हो जाता है, यानी कि जीवाणु का विकास पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, जिस कारण से सिरके में जब हम डुबा देते हैं तो जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, जिस कारण से यह जल्दी खराब होता ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो प्रश्न है 49 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब हमारा आगे प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री स्थिर होकर कार्य नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अंतरिक्ष में
आपका गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, जिस कारण से वहां पे आपको क्या होते हैं, वह पृथ्वी से सटे हुए या सीधी अवस्था में नहीं रह पाते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहां पे शक्ति मुक्त हो जाती है, जिस कारण से यह सीधी स्थिर होकर के खड़ा रह पाना संभव नहीं है। यह था हमारा 50 नंबर प्रश्न, और 50 नंबर प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाता है ए, अंतरिक्ष के लिए। अब आज हम लोग यहीं पे विराम लेंगे। 50 प्रश्न में आप लोगों को किस प्रकार से का यह वीडियो लगा, यह आप लोग जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और हमारा फिर से संडे को एलएस कॉलेज में ओपन टेस्ट होगा, इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी भाग जरूर लेंगे।